जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। मतलब जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस मतलब जो करंट को रोकता है चलने के लिए, इलेक्ट्रिक चार्जेस को रेजिस्ट करता है, रोकता है, प्रिवेंट करता है मूव करने के लिए, उसको कहा जाता है रेजिस्टेंस। तो इसी रेजिस्टेंस जो कि कंडक्टर का होता है वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मतलब रेजिस्टेंस किसी भी वायर का ज़्यादा होगा कम होगा किस चीज़ फैक्टर में डिपेंड कर रहा है, वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे दो केस लिए गए जो साइंटिस्ट परफॉर्म कर रहे थे, तो उन्होंने ओम्स लॉ का यूज़ करा और इसमें दो केसेस लिए गए। पहले क्या किया गया, एक वायर लिया गया जिसका लेंथ था एल, और ये एक और वायर लिया गया जिसका लेंथ मान लेते हैं हम था कैपिटल एल। और कैपिटल एल जो था वो बड़ा था स्मॉल एल से, मतलब इसकी लेंथ ज़्यादा है और इसकी लेंथ कम है। तो इन दोनों जब कैपिटल एल को सर्किट में लगाया गया तो देखा गया कि जो करंट है वो हमारा घट गया है। ज़्यादा लंबी तार लगाने से करंट घट गया है। और करंट कब घटा होगा, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस देखा गया वो बढ़ गया है, या फिर देखा गया करंट घट गया है जब लंबी तार लगाएगी। और इस लंबी तार की जगह अगर जब हमने छोटी तार लगाई तो इसमें देखा गया कि करंट बढ़ गया। करंट घट गया मतलब क्या, रेजिस्टेंस घट गया। तो इसका मतलब क्या देखा गया, पहले केस में लेंथ ऑफ वायर में देखा गया, लेंथ ऑफ वायर में देखा गया। तो इसमें हमने क्या देखा कि जब लेंथ ऑफ वायर हमने बढ़ाया, लेंथ ऑफ वायर यहाँ छोटा था तो यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर हमने जैसे ही बढ़ाया रेजिस्टेंस बढ़ गया। मतलब रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है लेंथ ऑफ वायर के। लेंथ ऑफ वायर हमने बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। यहाँ पे रेजिस्टेंस मान लेते हैं 1 था, 1 ओम रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम। तो यहाँ पे मान लेते हैं रेजिस्टेंस 1 ओम था। जैसे हमने लेंथ बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ के मान लीजिए हो गया 3 ओम। तो रेजिस्टेंस बढ़ गया लेंथ बढ़ाने से। ओके, अब सेकंड केस देख लेते हैं। इसमें क्या करा गया, इसमें लेंथ ऑफ वायर तो सेम रखा गया, इसका लेंथ सेम, इसका एल है, इसका भी लेंथ एल है। इस बार लेंथ को कांस्टेंट कर दिया गया, लेकिन इस बार चेंज को उसको करा गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब वायर कितना मोटा है। एक जगह मोटा वायर लिया गया, इसकी थिकनेस ज़्यादा है, इसका डायमीटर कैपिटल डी है, इसका डायमीटर स्मॉल डी है। तो यहाँ पे कैपिटल डी जो है ज़्यादा है, बड़ा है स्मॉल डी से, मतलब ये थिक वायर है, ये पतला वायर है। और यहाँ पे थिकनेस जो है सेम थी, इसमें सेम थिकनेस के वायर की यूज़ करी, इसमें एक मोटा वायर यूज़ करा गया और एक पतला वायर यूज़ करा गया, लेंथ सेम है। तो क्या देखा गया, जो मोटा वाला वायर है इसमें जो है रेजिस्टेंस कम है, मतलब इसमें करंट आराम से फ्लो कर रहा है, तो इसमें रेजिस्टेंस कम है। और जैसे ही डायमीटर ऑफ वायर को घटाया गया तो हमने देखा, या फिर डायमीटर ऑफ वायर कह लो या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कह लो, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ऐसा होगा। मान लेते कैपिटल ए, और ये इतना मोटा वायर है, यहाँ पे वायर की थिकनेस घट गई है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका छोटा होगा, तो इसको मान लेते हैं स्मॉल ए। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो जैसे ही घटा तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ गया। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा देखा गया। तो रेजिस्टेंस का क्या संबंध देखा गया कि जो रेजिस्टेंस है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ वायर के, और जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने जैसे ही घटाया, मोटे से पतला करा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटाया, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ रेजिस्टेंस कम था यहाँ बढ़ गया। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज करा तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन है और यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन था, लेंथ ऑफ वायर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस यहाँ कम था 1 था, यहाँ 3 हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो लेंथ ऑफ वायर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो इसको भी जब हमने मिलाया, इन दोनों चीज़ों को जब हमने मिलाया तो रेजिस्टेंस जो है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा, इक्वल टू का साइन बढ़ा, आर इक्वल टू एल और 1/a, तो 1/a मल्टीप्लाई होगा तो L/E हो जाएगा। अब इस जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट के यहाँ पे एक कांस्टेंट बैठा, अब इस कांस्टेंट को कहा गया रो। ओके, जिसको कहते हैं रेजिस्टिविटी, और इस सिंबल को क्या क्या कहा जाता है, रो, रेजिस्टिविटी। इस रेजिस्टिविटी को हम डिनोट करा जाता है, डिनोटेड बाय रो, कहते हैं इसको रो। ओके, ठीक है। रेजिस्टेंस ये तो आपको पता ही है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है रेजिस्टेंस का, ओम। इसको डिनोट करते हैं इस साइन के साथ, ठीक है। ओके, अब लेंथ का ऐसा यूनिट आपको पता ही है, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का भी ऐसा यूनिट आपको पता है,
क्या होता है, एरिया है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब निकाल लेते हैं रेजिस्टिविटी का क्या ऐसा यूनिट होगा। सर इन तीनों का तो हमें पता है, रेजिस्टिविटी का पता है, एल का पता है, लेंथ का पता है, एरिया का पता है। रो का क्या होगा निकाल देते हैं। तो रो अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो रेजिस्टेंस के साथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड करेंगे, ये मल्टीप्लाई है इसके साथ तो यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं इनके ऐसा यूनिट प्लेस करूँ तो रेजिस्टेंस का होता है ओम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का होता है मीटर। तो 1 मीटर से इसका 1 मीटर स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, मतलब 2 मीटर थे ना मल्टीप्लाई में, 1 मीटर से 1 मीटर कर दिया। तो रेजिस्टिविटी रो का ऐसा यूनिट क्या आ गया, ओम मीटर। ये ऐसा यूनिट की है रेजिस्टिविटी की। तो रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट आ गई ओम मीटर। ओके, रेजिस्टिविटी को यूनिट कहा जाता है रो से। अब रेजिस्टिविटी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात हमें यार क्या याद रखनी है, रेजिस्टिविटी अब क्या था, रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट वैल्यू है। रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल के लिए कांस्टेंट है। तो रेजिस्टिविटी जो है यहाँ पे हमने देखा ये जो कांस्टेंट की तरह हमने बिठाया यहाँ पे। तो कि कोई अगर सेम मटेरियल है, अगर किसी भी वायर का अगर सेम ही वायर है, जैसे मान लीजिए 2 वायर हैं कॉपर के, ठीक है, एक मान लीजिए लेंथ सेम है, एक मोटा वायर है, एक पतला वायर है, एक की थिकनेस ज़्यादा है, एक की थिकनेस कम है। तो दोनों ही कॉपर वायर, ये भी कॉपर का वायर है और ये भी कॉपर का वायर है। ओके, कॉपर को मैं सी यू से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कॉपर वायर दोनों ही हैं। तो अगर दोनों ही कॉपर वायर हैं, इसकी लेंथ मान लेते हैं एल है, इसकी भी मान लेते हैं लेंथ ए एल है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं A1 है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। तो दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग है, तो इसका रेजिस्टेंस होगा R1, इसका रेजिस्टेंस मान लेते होगा R2। अगर दोनों का रेजिस्टेंस R1 R2 है, अलग अलग हैं, रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, लेकिन कॉपर वायर क्योंकि दोनों ही कॉपर वायर हैं, सेम मटेरियल के हैं, तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी। इसकी भी रो होगी, इसकी भी रो होगी, दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है, रेजिस्टिविटी जो है सेम होती है इफ़ द मटेरियल ऑफ द वायर इज सेम। ओके, तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है। अगर वायर का मटेरियल चेंज कर दोगे तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी, अगर वायर का मटेरियल नहीं चेंज करोगे तो रेजिस्टिविटी सेम ही रहेगी। अगर दोनों ही कॉपर के वायर हैं तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी, अगर दोनों ही एल्यूमिनियम के वायर है तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी। लेकिन अगर एक कॉपर का है और एक एल्यूमिनियम का है तब दोनों की रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगी। ओके, ये चीज़ आपको क्वेश्चन में हेल्प करेगी। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे देंगे जिसमें केस 1 और केस 2 दे देंगे। एक में बोलेंगे कि पहले लेंथ थी स्मॉल एल और मैंने लेंथ को कर दिया डबल, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन करके कर दिया, पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था और उसको मैंने कर दिया हाफ। तो आप बताइए कि रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा। तो रेजिस्ट अब दोनों ही सेम ही वायर को हमने आधा किया है और एरिया सेम ही वायर को चेंज करा है, सेमी वायर की लेंथ को हाफ करा है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल करा है। तो सेमी वायर को क्योंकि चेंज करा है तो रेजिस्टिविटी जो है उसमें सेम ही रहेगी। ओके, रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल के लिए सेम होती है, रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। ओके, तो रेजिस्टेंस इस वीडियो में क्या देखा कि रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया R इक्वल टू रो L बाई ए। ओके, और हमने इसमें एक नया टर्म देखा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जो है मटेरियल पे डिपेंड करती है, अगर मटेरियल चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी, नहीं तो वो कांस्टेंट रहेगा। रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम मीटर, और रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम। ओके, रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली डिपेंड है लेंथ से, मतलब लेंथ ऑफ वायर अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगी। ओके, तो छोटे से एक्टिविटी देख लेते हैं। एक मान लीजिए एक कॉपर वायर है, एक कॉपर वायर की लेंथ जो है, एक कॉपर वायर की लेंथ मान लीजिए 10 मीटर है और एक दूसरा कॉपर वायर लिया मैंने, उसका लेंथ जो है 20 मीटर है। ओके, तो एक कॉपर वायर की लेंथ 10 मीटर है और दूसरे कॉपर वायर की लेंथ 20 मीटर है। ठीक है, एरिया दोनों सेम थिकनेस के हैं, सेम कॉपर वायर है, सेम थिकनेस के हैं, बस लेंथ में डिफरेंस है, एक 10 मीटर का है, एक 20 मीटर का। तो आप बताइए रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा होगा, पहले वाले में या दूसरे वाले में, रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा होगा।
तो अभी हमने देखा था कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली डिपेंड करता है लेंथ पे, मतलब लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा होगा और इसका रेजिस्टेंस कम होगा। ओके, तो सेकंड वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक, अब दूसरा एक देख लेते हैं। मान लेते हैं एक सेम कॉपर वायर ही है, लेंथ सेम है दोनों की, लेकिन थिकनेस में डिफरेंस है। पहले वाले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लीजिए 20 है, और सेकंड वाले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 30। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले वाले का है 20 और दूसरे वाले का है 30। तो दोनों में रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा? फर्स्ट वाले का, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 20 है, 20 मीटर स्क्वायर मान लेते हैं, और इसको 30 मीटर स्क्वायर मान लेते हैं। तो किसका एरिया, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? तो अभी हमने देखा था कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस की, मतलब जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो ये जो 20 है, 20 और 30 में कम कौन सा? 20। 20 कम है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 20 है तो इसका रेजिस्टेंस होगा ज़्यादा। तो फर्स्ट वाले का ज़्यादा होगा इसमें, और इसमें सेकंड वाले का ज़्यादा होगा। अब मैं पूछता हूँ, ये भी कॉपर वायर था, क्योंकि ये भी कॉपर वायर था और ये भी कॉपर वायर था। अब बताइए इन दोनों के रेजिस्टिविटी में कोई डिफरेंस होगा क्या? कोई डिफरेंस ही नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही कॉपर वायर हैं। तो अभी बताया था कि रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है। अगर मटेरियल नहीं चेंज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी भी सेम ही रहेगी। तो इसका भी रेजिस्टिविटी और इसका भी रेजिस्टिविटी सेम होगा। वैसे ही अगर ये दोनों भी कॉपर वायर थे तो दोनों की रेजिस्टिविटी भी सेम होगी। ओके, तो अब देख लेते हैं रेजिस्टेंस। अभी तक हमने क्या देखा कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ ऑफ वायर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एक तीसरे फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, उसको कहते हैं टेम्परेचर। ओके, तो टेम्परेचर के साथ कैसे डिपेंड करता है? अब रेजिस्टेंस जो है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। मतलब अगर टेम्परेचर तुम इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर बढ़ जाएगी। ओके, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस ऑफ वायर कैसे इंक्रीज करेगा? अब टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? आप उसको हीट कर रहे हैं या फिर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एटम्स के जो पार्टिकल्स हैं उनमें कोलिजन बढ़ जाएगा। कोलिजन कैसे बढ़ेगा? वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लग जाएंगे। अगर मान लीजिए एक लाइन में लोग चल रहे हैं, नॉर्मल स्पीड से चल रहे हैं, मान लीजिए कुछ खतरा हो गया तो एकदम से भगदड़ मच जाएगी। तो भगदड़ मचेंगी तो लोग एक दूसरे टकराने लग जाएंगे, कोलिजन बढ़ जाएगा। तो पार्टिकल्स का कोलिजन बढ़ जाएगा। पार्टिकल्स का कोलिजन बढ़ने से रेटिकल कोलिजन होगा, मतलब लोग अपना सही तरीके से जा नहीं पाएंगे, उनको आगे भागने में रेजिस्टेंस होगा, दिक्कत होगी, कोली धक्का मुक्की होगी, कोलिजन होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाता है, या फिर कोलिजन इंक्रीज हो जाता है। कोलिजन के इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज करने से कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, कोलिजन्स इंक्रीज कर जाते हैं। तो कोलिजन इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था वो तो था रो एल बाई ए। अब इसमें टेम्परेचर का कोई रोल तो था नहीं। तो इसमें टेम्परेचर का रोल इसलिए नहीं था क्योंकि जब भी हम रेजिस्टेंस मेजर कर रहे होते हैं तो तब टेम्परेचर हम अज्यूम करके चलते हैं कि कांस्टेंट है। जैसे किसी भी रूम टेम्परेचर में आप रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो उसमें रूम टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा। अगर 24 डिग्री है तो 24 डिग्री रहेगा, वो चेंज तो नहीं होगा। तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि रेजिस्टेंस नापने के टाइम टेम्परेचर जो फैक्टर है वो कांस्टेंट रखा है। ओके, इसलिए फॉर्मूले में टेम्परेचर का कोई रोल नहीं आता। वैसे टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। ओके, तो जितने भी रेजिस्टेंस मेजर करे जाते हैं वो एक फिक्स टेम्परेचर पे मेजर करे जाते हैं। तो इन जनरल जो रेजिस्टेंस है या फिर रेजिस्टिविटी है किसी भी मटेरियल की, वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे मेजर करी जाती है। ओके, तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर में जब रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस नापा गया तो क्या देखा गया कि जो कंडक्टर्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है। कंडक्टर से ज़्यादा जो है रेजिस्टिविटी होती है एलओएस की, और एलओएस से भी ज़्यादा रेजिस्टिविटी जो होती है वो होती है इंसुलेटर्स की। तो सबसे कम कंडक्टर्स की, उससे भी ज़्यादा एलओएस की, और एलओएस से भी ज़्यादा इंसुलेटर्स की। तो ये सीरीज़ हो गई। यहाँ से यहाँ जब ट्रेवल कर रहे हैं तो हमारी रेजिस्टिविटी या फिर कह लीजिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो है वो इंक्रीज करती है। तो कंडक्टर की सबसे कम होती है, एलओएस की उससे ज़्यादा, और इंसुलेटर्स की उससे भी ज़्यादा।
ओके, रेजिस्टिविटी, तो क्योंकि कंडक्टर्स में रेजिस्टिविटी कम है तो रेजिस्टेंस भी कम है, तो रेजिस्टेंस कम है इसलिए इनमें करंट जो है इजीली ट्रेवल कर जाता है, जबकि एलॉयज में डिफिकल्टी होती है और इंसुलेटर्स में तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है क्योंकि रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस ही इतना ज़्यादा होता है, तो करंट को फ्लो करने में दिक्कत होती है। ओके।